तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस चैप्टर को लें जिसके में कि हम रेस्पिरेशन की बात करें और डिटेल में समझाएं कि आपके वॉल्यूम कर्व्स, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के कर्व्स बनते हैं कि टीएलसी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वी हैव डिसाइडेड कि इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत नेग्लेक्टेड सा चैप्टर रह जाता है आपका, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और इसमें मैं बताऊं, मैंने अपने टाइम पे जितने भी आप नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, वेदर इट इज एलएन, आकाश और वॉट एवर, मैंने सबके नोट्स एक बार देखे और अपने जो पहले नोट्स बनाए थे उसको उसमें मॉडिफाई करके जितना मैंने पढ़ा था उतना ही मैं आपको बता रही हूँ। आई कैन गारंटी यू कि ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पूरा एनसीईआरटी कवर है और साथ में साथ जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो एम्स में आए हुए हैं, चाहे वो नीट में आए हुए हैं, वो भी कवर है। तो आई होप आपको ये समझ में आए। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आपकी बेसिक एनाटॉमी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद हम स्पेसिफिकली लंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उसकी वॉल्यूम कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है सेलुलर लेवल पे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई विल स्टार्ट द चैप्टर विद दिस कोट कि इन अ वर्ल्ड इफ यू नो नथिंग देन यू विल बी सरप्राइज्ड, कि आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नई चीजें आपको पता होती जाएंगी और सीखने के लिए हमेशा उम्र कम रहती है। सो विद दिस थॉट नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर दैट इज रेस्पिरेटरी यूनिट। देखिए, रेस्पिरेटरी यूनिट का जो नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे नाम से ही 2 चीजें आती हैं, पहली चीज आती है ब्रीदिंग और दूसरा आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ब्रीदिंग और एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, आर दे सेम? मतलब अगर मैं ब्रीदिंग बोलूं कि आई एम ब्रीदिंग और आई एम रेस्पायरिंग, both these statements means same or not? Actually इंग्लिश में अगर आप देखें तो आपको लगेगा हाँ दोनों स्टेटमेंट तो सही है, आप बोल रहे हो कि हम सांस लेते हैं, जो कि दोनों तरीके से सही बात है। बट अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना अंदर और बाहर निकालना। दैट मीन्स ब्रीदिंग एक तरीके का क्या है बच्चों? ब्रीदिंग एक तरीके का मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि आप मैकेनिकली सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं। दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आपका डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो व्हाट हैपन, जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम जो है वो नीचे शट करता है। नीचे शट करने की वजह से क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है चेस्ट का। और जैसे ही हम सांस को एक्सपेल आउट करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो डायफ्राम ऊपर आता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है और फोर्सफुली फिर आपका एक्सपिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, whereas exchange of gases और respiration is a biochemical process। क्यों? क्योंकि respiration का मतलब आपके चेस्ट वॉल्यूम से या किसी से नहीं होता। respiration का मतलब है कि अगर मैंने डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया है तो इसमें ऑक्सीजन मिला और इसको फाइनली तोड़ो, जिसकी वजह से इसमें एटीपी जनरेट हो पाए। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन। इतनी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ब्रीदिंग इज बेसिकली द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग। जो एयर हमारे बाहर में, हम सबको पता है कि एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन है, उसके साथ साथ 21% ऑक्सीजन है और उसके बाद जो बची वो अदर गैसेस है। तो ये जो पूरी गैसेस हम लोग इंस्पायर इन करके लेते हैं, दैट बेसिक मैकेनिकल मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ये एआर में आपको बहुत फंसाते हैं कि ब्रीदिंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक प्रोसेस का बेटा मतलब होता है जो आपके सेलुलर लेवल पे हो, जैसे कि रेस्पिरेशन। ऑलराइट, तो ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई है ना। इसके कॉन्ट्ररी हम लोग अभी बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, जिसको आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हो। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जो आपको आंख से दिखेगा तो नहीं, बट ये एंजाइम्स के थ्रू कैटालाइज होकर क्या करता है, दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया कि आपने डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया, तो अब इस ग्लूकोज का हमारी बॉडी में क्या यूज है? एक सबसे बड़ा यूज है कि ये हमको एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे देता है बेटा? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक्चुअली आप कह लो एनर्जी रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। इसकी वजह से इंसान की बॉडी जिंदा रहती है। मतलब जिस दिन आपका रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में अभी भी, बॉडी में अभी भी ग्लूकोज है, लेकिन एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से ये मिले और एनर्जी बनाए, तब इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो एनर्जी सोर्स है हमारी लाइफ का, वो रेस्पिरेशन के थ्रू ऐसे ही मिलता है कि हमने जो डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो यही यहाँ पर लिखा गया है, टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। अब एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूज है। फॉर एन एग्जांपल, अगर अभी मुझे वार्ड जाना है, सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वार्ड जाने हैं, उसके बाद आपके अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, फिर इवनिंग टाइम में आपको थोड़ा बहुत टाइम फ्री मिलता है, फिर मुझे पढ़ाने का शौक है तो लेक्चर शूट करना है। तो ये जितने प्रोसेस है इसमें डेफिनेटली आप जितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे आपको उतनी ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड दैट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट यू नीड टू नो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये बेसिक डिफरेंसेस कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में बता दीजिए। तो मैंने बताया आपको कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, वेयर एज सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि सेलुलर लेवल पे होता है। ब्रीदिंग में किसी तरीके की एंजाइम की जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ये तो मैकेनिक्स ऑफ डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम ऊपर का कम या ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन होता रहता है। जबकि आपका जो रेस्पिरेशन है इसमें वेरियस एंजाइम्स चाहिए ताकि वो रिएक्शन कैटाबोलाइज हो सके और आपको एक्चुअली एटीपी बन सके, है ना। हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि बेसिकली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पे आपकी चलती है, आपकी कौन सी साइकिल चलती है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसका एंड रिजल्ट होता है एटीपी फॉर्मेशन। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है वो यही है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आपके ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू ही एटीपी बन रहे होते हैं। तो दैट ऑल रिएक्शंस आर कैटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रीदिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है, क्यों कंज्यूम होती है, जैसे हम मसल की मूवमेंट करा रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो व्हाट हैपन, हमारी चेस्ट कैविटी इस तरीके से एक्सपैंड करती है और डायफ्राम भी ऊपर नीचे करता है। तो चूंकि मसल काम कर रही है तो हमें वहां पे एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई देयर इज एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ पे हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का कंबशन प्रोसेस है, कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक और डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस जो कि हम देख सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस जो आपको नेकेड आइज से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए। ये एआर के फॉर्म में ना कई बार इधर के शब्द उधर लिख के और आपसे एआर बना के पूछ लेते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस। Now we'll talk about different modes of respiration. Although respiratory chapter में इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, बट ये different chapters में अलग अलग जगह पे ये स्टेटमेंट आते हैं और क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता हो, पहले तो नाम पता होने चाहिए भाई। 5 मोड के रेस्पिरेशन होते हैं। सेल लेवल पे या बॉडी सरफेस के लेवल पे रेस्पिरेशन हो सकता है, मतलब ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का सरफेस है और ये इन्वायरमेंट है, तो सरफेस से ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाए इन्वायरमेंट को, दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन या बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर क्यूटेनियस या मॉइस्ट स्किन, बहुत सारी जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनकी स्किन जो मॉइस्ट होती है बहुत थिन सी होती है, उसके थ्रू भी डिफ्यूजन की वजह से आपका गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। तीसरा आपका ब्रेकियल रेस्पिरेशन या फिर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन या गिल्स रेस्पिरेशन, जो कि फिशेज में देखने को मिलते हैं कि एक्चुअली हमारे पास तो लंग्स है ऑक्सीजनेशन के लिए, कि हम अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लाते हैं, फिर उसको ऑक्सीजनेट कराते हैं, फाइनली उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। ऐसा ही सेम ऑर्गन आपके गिल्स में रहता है जो कि फिशेज में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ऑल्सो मोड ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज योर ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल बेसिकली क्या है, छोटे छोटे ट्यूब्स के फॉर्म में आपकी एयर जाती है पूरी बॉडी में और फाइनली कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बॉडी में जिसके थ्रू वो एयर बाहर निकल जाती है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये कॉकरोच या इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। एंड फिफ्थ एंड द एडवांस्ड वन, जो सबसे एडवांस है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि एडवांस ऑर्गेनिजम्स यानी हम में है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डेटा आपके इस एनसीईआरटी के चैप्टर में तो नहीं है, बट अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह पे दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई ये एआर करके पूछा जाता है, तो मैंने आप इन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया। अब हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जिनमें हमें क्वेश्चन आते हैं, ये इन 5 रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करें सेल और बॉडी सरफेस एक्सचेंज की। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर और बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब यहाँ पे सेल और एनवायरमेंट के बीच में, ये सेल है और ये इसका एनवायरमेंट है, तो अपने आप यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज नोन एज सेलुलर और बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे होता है, कुछ फ्री लिविंग प्रोटिस्ट होते हैं वहां पे ऐसा रेस्पिरेशन हो रहा होता है, कुछ पॉरफायरन्स होते हैं वहां पे ऐसा रेस्पिरेशन हो रहा होता है, कुछ निडेरियंस और कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें की सेल सरफेस की वजह से रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो ये आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेल और बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन इज सीन इन और एक्सेप्ट लिख देंगे नीचे, तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्यूटेनियस और मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन। जैसे कि फ्रॉग वगैरह होता है कि यहाँ पे स्किन एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम करती है, कि मतलब मेरी बॉडी की स्किन मॉइस्ट है जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बड़ी इजीली इन स्किन के थ्रू हो पा रहा है। ठीक है, ये कहाँ होता है, अर्थवर्म में होता है, लीच में होता है, नाइरियस में होता है और फ्रॉग में होता है। अब फ्रॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जरा ध्यान से देखना। फ्रॉग में सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मॉइस्ट स्किन की वजह से उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके साथ साथ इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, जबकि ऊपर के सारे यानी अर्थवर्म, लीच, नेरिस, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, जबकि फ्रॉग में जो है आपका, वहां पर आपके
क्या कहते हैं, पल्मोनरी विद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप विच इज योर ट्रेकियल रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया था क्या होता है, इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं जो फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में आगे पूरी बॉडी में डिवाइड होती जाती हैं और एयर इन ट्यूब्स के थ्रू पूरी बॉडी को मिलता जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी बॉडी को मिलता जाता है। ये ट्यूब्स जो है फाइनली बॉडी के एंड में एक छोटा सा पोर बना के ये गैस यहाँ से आती है और यहाँ से निकल जाती है। इसी को बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। मतलब पूरी बॉडी में इस तरीके के ट्यूब्स पड़े रहते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन पास होती है और फाइनली बॉडी के साइड में यानी लेटरल सरफेस में टिश्यूज तक पहुंची ऑक्सीजन। उसके बाद वहां से लेटरल ओपनिंग होती है जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं और वहां से ये एयर बाहर निकल जाती है। और बेस्ट एग्जांपल इज योर कॉकरोच जहां पे ये रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज योर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, हाईली वैस्कुलर ऑर्गन होता है गिल्स। जैसे हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा वैस्कुलैरिटी होती है ना, एल्विलाई में पूरा ब्लड वहां पे आता है, फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, सेम उसी तरीके से गिल्स में होता है। और यह आपके यंग टेडपोल्स में देखने को मिलता है, निम्फ में देखने को मिलता है, ड्रैगन फ्लाई में देखने को मिलता है, प्रॉन में देखने को मिलता है, यूनियो जो कि एक स्पेशल तरीके का एक्वेटिक मॉलस्क है उसमें देखने को मिलता है, एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिश में देखने को मिलता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब जहां पे रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू, लंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब अगर आप लंग्स की बात करें तो हमें पता है कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जितने हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है सब में लंग्स का डेवलपमेंट हो चुका है। दैट्स व्हाई द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज योर लंग्स, जो कि सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। अब हम डिटेल में बात करेंगे बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि भाई जो एयर बाहर पड़ी आपके एनवायरमेंट में वो आप इनहेल करके किस तरीके से अपने लंग्स के थ्रू और बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, तो दैट पैसेज इज नोन एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना ब्रॉडली हमने दो कैटेगरी बना रखी, द कंडक्टिंग जोन एंड द रेस्पिरेटरी जोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के क्वेश्चंस यहाँ से ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ब्रोंकियोल्स के लेवल पे कि ब्रोंकियोल्स टर्मिनल वाले कहाँ पे आएंगे, रेस्पिरेटरी वाले कहाँ पे आएंगे। ठीक है, देखो बेटा कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग जोन का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप जो एयर बाहर से ले रहे हो ना उसको मॉइस्ट करेगा, वार्म करेगा और साथ में उसको फिल्टर करेगा कि जो आप एयर ले रहे हो उसमें डस्ट भी तो है। तो आप देखोगे कि आपके नेजल कैविटी के अंदर बहुत छोटे और फाइन हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे हमेशा एक फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, जो कि क्या काम करता है कि जैसे हम ये नेजल कैविटी है इसमें एयर ले रहे हैं तो इस एयर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल जा रहा है या जो भी आपका एक्सटर्नल ये कह लो कि जो आपको एलर्जी करवा सकता है वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। ठीक है, उस म्यूकस फ्लूइड की वजह से एक तो चिपचिपा हो जाता है, वहीं पे ट्रैप हो जाता है, साथ में हेयर होता है जिसकी वजह से आपका एयर जो है वो फिल्टर होके अंदर जाता है एंड एयर को हम लोग बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए उसको वार्म भी वहीं पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? सबसे पहले आपका नोज आ जाएगा, नोज के पीछे आपका फैरिंग्स आ जाएगा। दिस पार्ट ऑफ योर ट्रैक्ट इज नोन एज फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया जिसको आप विंड पाइप बोलते हो और फाइनली जो इस तरीके की बड़ी सी ट्रेकिया होती है ये दो पाइप में डिवाइड हो जाती है जिसको आप ब्रोंकस बोलते हो। अब ब्रोंकस आगे चल के फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में इस तरीके से डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे छोटे छोटे नाम दे देते हैं, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ से फिर से बता देते हैं, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, दिस इज ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे जो आगे जाके इस तरीके की ब्रांचिंग हो रही है दिस इज ब्रोंक्यूल्स और फाइनली ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये सब पार्ट हैं आपके किसके? ये सारे पार्ट हैं आपके कंडक्टिंग जोन के। मतलब इनका काम कहीं पे भी एक्सचेंज का नहीं है, यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब नहीं हो रही है। इनका सीधा सा काम है कि एयर को फिल्टर करो, मॉइस्ट करो और वार्म करके आगे भेजो ताकि लंग्स में एक्चुअली फिल्टर हो पाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कि ब्रोंकाई के पार्ट हैं वो आपके कंडक्टिंग जोन में आते हैं। विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी जोन। अब इसके नीचे जितना पार्ट है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नीचे जितने फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे एक्चुअली आपका होता है गैसियस एक्सचेंज या एयर एक्सचेंज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज। व्हाट हैपन इज, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, सपोज दिस इज योर एल्वियोलाई, दिस इज योर एल्वियोलाई एंड दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरीज। दिस इज योर एल्वियोलाई एंड दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज होता है आपका ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेस्पिरेटरी जोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही थिन जोन्स होती हैं। कंडक्टिंग जोन इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस और ये एआर में कंफ्यूज करके पूछते हैं कि कंडक्टिंग जोन इज द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नो, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ओनली फॉर फिल्ट्रेशन एंड वार्मिंग ऑफ द एयर दैट वी आर इनहेलिंग। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें आता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के नीचे कुछ और फाइन से ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फाइनली आपका एल्वियोलर सैक,
जिसमें आपके एल्वियोलाई रहते हैं और उससे आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके आगे हम लोग एक बार जरा डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से एयर की एंट्री होती है। सबसे पहले आपकी नेजल कैविटी, नोज कह लो, इसके थ्रू ये एयर क्या है, फेरिंग्स में जाएगी, और ओरल कैविटी भी देख लो ध्यान से, फेरिंग्स में मिल रही है। इसका मतलब फेरिंग्स, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, कई बार क्या होता है, अगर आप शार ले रहे हो और गलती से आपके नेजल साइड में पानी चला जाए या सोप चला जाए, तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप क्या करोगे, उसका टेस्ट आपको यहाँ आप कह लो ओरल कैविटी के पीछे फील होने लगता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज कोई भी चीज एयर में या फूड में आती है तो वो फेरिंग्स में जाती है, जो कि कॉमन पैसेज है। यहाँ से नेजल कैविटी भी फेरिंग्स में जाएगी, ओरल कैविटी भी फेरिंग्स में जाएगी, एंड दैट इज द रीजन, ठीक है। फेरिंग्स के नीचे फिर डिवीजन हो जाता है, आगे ट्रेकिया और लैरिंग्स आ जाते हैं, फेरिंग्स के पीछे आपका ईसोफेगस या फूड पाइप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं लंग्स की, तो आप देख लो यहाँ पे आगे ट्रेकिया आया, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ गया, लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, उसके नीचे आपका ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बाद ये दो तरह डिवाइड हो गया ब्रोंकस में, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी का मतलब सबसे बड़ी और सबसे मोटी ब्रोंकस। फाइनली ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में इस तरीके से डिवाइड होता जा रहा है, जिसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो बाहर की इसकी लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल सैक। बेटा देखो, कोई भी ऑर्गन होता है ना, कोई भी ऑर्गन बॉडी में, ये ऑर्गन है, ये बॉडी की वॉल है, तो अगर इसमें कोई लाइनिंग नहीं होगी तो ये फ्रिक्शन की वजह से हमेशा इसकी मसल डैमेज होती रहेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हर एक ऑर्गन के बाहर ना भगवान ने एक कैप्सूल दी है। यहाँ पे जो इसके बाहर की लाइनिंग है उसको बोलते हैं प्लूरल सैक, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसका काम होता है कि लंग्स को बॉडी के वॉल से प्रोटेक्ट रखना, उसको कवर करके रखना, और साथ में उसको लुब्रिकेट करते रखना ताकि उसमें फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो, ठीक है। नेजल कैविटी, अब हम नेजल कैविटी की डिटेल में बात करेंगे। नेजल कैविटी एक्चुअली आप कहो कि सिर्फ बोन से बनी है, नहीं, सिर्फ बोन से नहीं बनी। आप अगर नाक के अपने आगे वाले टिप वाला हिस्सा आप फील करो तो दिस इज फ्लेक्सिबल, तो ये बोन तो नहीं हो सकती, तो ये कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, दिस इज योर हाईलाइन कार्टिलेज। और उसके पीछे जो ये वाला पार्ट है, जब कहते हैं नाक की हड्डी टूट गई, बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा टूटती है, दैट इज योर बोन, तो ये बोन है, और आगे वाला पार्ट दिस इज योर हाईलाइन कार्टिलेज, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स। इसके बाद इंटरनली जो नोज के अंदर की लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिससे कि म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। म्यूकस का काम है कि एयर को मॉइस्चर करना और उसके साथ साथ फिल्टर करना, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका, और ये क्वेश्चन आपने वहां पे भी पढ़ा होगा जब आप पढ़ रहे होगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। वहां पे आपने पढ़ा होगा सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से ये म्यूकस लाइनिंग होती है, जिसमें छोटे छोटे से फाइन फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका काम होता है डस्ट ट्रैपिंग, ठीक है। अब मैं बताऊं, दो आपके एक्सटर्नल लेयर्स हैं, तो बीच में एक ब्रिज भी है, एंड दैट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या है, जैसे ये आपका एक ओपनिंग है, ये आपका दूसरी ओपनिंग है, तो बीच में ये जो ब्रिज है दोनों ओपनिंग्स के बीच में, दैट इज योर नेजल सेप्टम, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन इन राइट एंड लेफ्ट साइड, दैट यू शुड नीड टू नो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है बेटा, तो मैंने आपको बताया आगे नेजल कैविटी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स या थ्रोट, मतलब नेजल या ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स या थ्रोट, और फेरिंग्स और थ्रोट के बाद आ जाता है आपका लैरिंग्स या ईसोफेगस। तो सबसे पहले नेजल कैविटी या ओरल कैविटी, यहां से कोई चीज जाएगी फेरिंग्स में, जो कि कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर, और उसके साथ आ जाता है लैरिंग्स या ईसोफेगस में, ठीक है, जहां पे अगर वो एयर है तो लैरिंग्स में, अगर वो फूड है तो ईसोफेगस में, ठीक। तो क्या कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, हमें ये बात समझ में आ गई। अगर ये कॉमन पैसेज है तो आपको एक बहुत बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्फेक्शन। आपको बचपन में कभी ना कभी तो टॉन्सिलाइटिस होता ही है, ठीक है, टॉन्सिल्स में आपको इन्फेक्शन हुआ ही होगा। व्हाट इज दिस टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स कुछ नहीं होते बेटा, ये जो फेरिंग्स की वॉल होती है ना, ये आपके फेरिंग्स है, तो ये जो वॉल है ना अंदर साइड में, उसको कुछ इस तरीके से लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, जिसको आप टॉन्सिल बोल देते हो, जिनका काम होता है कि भैया आप जो एयर ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो बॉडी के अंदर जाकर डैमेज ना करे, उस इन्फेक्शन को इंसान यहीं रोक ले जाए, तो वहां पे होते हैं टॉन्सिल्स में इन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए टॉन्सिलाइटिस बच्चों में होना बहुत कॉमन है, बुढ़ापे में होना बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, तो जितना ज्यादा कॉमन पैसेज उतने ज्यादा बैक्टीरिया वायरस के अटैक भी चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। तो वॉल ऑफ फेरिंग्स जो है वो आपका स्केलेटल मसल से कंपोज होता है। स्केलेटल मसल्स का मतलब वॉलेंट्री मसल्स, जो आप चाहो, जैसे आप जब स्वॉलो करते हो कोई चीज तो वो आपके कंट्रोल में होता है, हम चाहेंगे तो स्वॉलो करेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं स्वॉलो करेंगे, उसी को बोलते हैं डिग्लूटिनेशन। तो आपकी जो फेरिंग्स की मसल है दैट हेल्प इन डिग्लूटिनेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद आता है आपका यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब का क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो आपका नेजोफैरिंग्स है ना, जो मतलब फैरिंग्स आपके नेजल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है, वहां पे एक्चुअली एक ओपनिंग होती है जो आपके मिडिल ईयर से आती है। तो फ्रॉम द मिडिल ईयर वी हैव अ यूस्टेचियन। कई बार क्या होता है, अगर आप ईयर ड्रॉप वगैरह डालोगे, मुझे नहीं पता आपने ये चीज फील की होगी कि नहीं की होगी, कई बार अगर आप लोग ईयर ड्रॉप वगैरह डालते हो, तो ईयर ड्रॉप डालने के बाद आप लोग अगर आप गले को ऐसे 45 डिग्री पे टिल्ट कर दो, तो वहां पे ईयर ड्रॉप की कभी कभी आपको फीलिंग आने लगती है कि वो मुंह में आ रहा है या उसका टेस्ट आ रहा है गले के पीछे। दैट इज दिस यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब आपके मिडिल ईयर को फैरिंग से कनेक्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से स्प्रेड कर जाता है। ठीक है। और ग्लोसाइटिस क्या है? ग्लोसाइटिस बेसिकली क्या है बेटा, जो लैरिंग्स हमने बताया उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लोसाइटिस। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। आगे वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे की बात करेंगे, डिटेल में फैरिंग्स और आगे की एनाटॉमी की बात करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम एज डॉक्टर तान्या सिंह इटसेल्फ। थैंक यू।